हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ DRX शिवानी यादव। तो आज हम करेंगे फ्लो ऑफ हीट। तो इसमें टॉपिक्स है हमारे ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र, मैकेनिज्म, फूरियर्स लॉ, हीट ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, हीट इंटरचेंजर एंड एक्सचेंजर्स के बारे में बात करेंगे, टेम्परेचर मेजरमेंट्स, मास ट्रांसफ़र, लैमिनर फ्लो और कंसेप्ट ऑफ इंटरफेशियल, ये सब पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं फ्लो ऑफ हीट से। फ्लो ऑफ हीट क्या है? एनर्जी का, या तो हीट बोल सकते हैं, हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, वेरी इजी। इसके एप्लीकेशन क्या है? सिंपल एप्लीकेशन इवापोरेशन है, ठीक है, डिस्टिलेशन है, ड्राइंग है, क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टेरिलाइजेशन है। अब इसकी मैकेनिज्म पे आते हैं। तो हीट फ्लो 3 मैकेनिज्म से काम करती है: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो सबने पढ़ा होगा कंडक्शन, हीट फ्लो इन सॉलिड्स, कन्वेक्शन, हीट फ्लो इट्स लिक्विड, रेडिएशन, हीट फ्लो थ्रू गैसेस, ये पढ़ा होगा। लेकिन इसका बेसिक डेफिनेशन थोड़ा देख लो फार्मास्यूटिक्स के हिसाब से। पहले क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट टू अदर विदाउट मिक्सिंग। यहाँ पे बिना मिक्सिंग हुए, जैसे कि सॉलिड पार्टिकल्स में होता है कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में हीट मोमेंटम के वजह से ट्रांसफ़र हुआ बिना मिक्सिंग के हुए उन सॉलिड पार्टिकल्स के, ठीक है। ये है हमारा कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या है? जो एक्चुअल मिक्सिंग के वजह से होता है। यहाँ पे क्या होता है? कोल्ड लिक्विड दूसरे लिक्विड से मिक्स हो गई, ठीक है, यहाँ पे कन्वेक्शन हुआ। यानी क्या हुआ? हमारा हॉट लिक्विड ने अपना हीट ट्रांसफ़र किया कोल्ड लिक्विड से मिक्सिंग के वजह से। उसके बाद रेडिएशन क्या है? एनर्जी ट्रांसफ़र प्रोसेस इन विच हीट फ्लो थ्रू स्पेस बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पर रेडिएशन के थ्रू, यानी कि जो कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हमारा जो भी हीट फ्लो करता है, इसको बोलते हैं रेडिएशन। अभी कंडक्शन में एग्जांपल दिया है, जैसे कि हीट अचीव थ्रू वाइब्रेशनल एनर्जी, उनके वाइब्रेशन के वजह से जो भी हीट एनर्जी हो रही है, ठीक है। जो बेसिक लॉ है जो कंडक्शन में रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र का फॉर्मूला है, वो हमारा ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस है। कन्वेक्शन का एग्जांपल यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम कंडक्शन पे। कंडक्शन, इसका डेफिनेशन तो पहले ही पढ़ा, और ये बेसिक लॉ क्या है? रेट इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस। ड्राइविंग फोर्स क्या है? ये हमारा टेम्परेचर ड्रॉप है, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में अगर हीट ट्रांसफ़र है, तो यहाँ पे कितने का टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, कितना डिफरेंस क्रिएट हुआ, ये है हमारा ड्राइविंग फोर्स। और रेजिस्टेंस तो पता ही है, मतलब कि हीट से बचने की क्षमता, इसको बोल सकते हैं रेजिस्टेंस। उसके बाद जो फ्लो ऑफ हीट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो ये हम अपने फूरियर लॉ से बता सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस की जो है उसका फॉर्मूला है थिकनेस ऑफ सरफेस अपॉन मीन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ सरफेस इसको हम एल लेंगे, ऑन मीन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारा KM है, और ये हमारा एरिया है। आगे जाके इसको ही डिराइव किया गया है फूरियर्स लॉ को, जो कि एक ही बोल सकते हैं, एक ही फॉर्मूला को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करके इसको डिराइव किया गया। तो फूरियर लॉ क्या बोलता है कि जो भी कंडक्शन ऑफ हीट है थ्रू मेटर वॉल्स, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्राइविंग फोर्स और एरिया, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो इसको हम आगे जाके देखो, इन लोग ने दिखाया आगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KM डाल दिया, तो हमारा A डेल्टा T अपॉन L हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे फूरियर लॉ को डिस्क्राइब करेंगे ये मैकेनिज्म से। यहाँ पे एक बॉल का क्रॉस सेक्शन लिया है, ठीक है, उसके एक साइड को HH से कर दिया, HH जहाँ से मतलब कि हीट हम देंगे, और CC यानी हीट जहाँ तक पहुँचेगी। उसके बाद इसके एक छोटे से क्रॉस सेक्शन एरिया D को लिया है मैंने, ऐसा बीच में देखो लाइन बनाया ये, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो कैसा है? पैरेलल टू H है, ठीक है, सॉरी पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर टू H वॉल है। अभी यहाँ पे सेम वही किया है, ये आप देख सकते हो, डेरिवेशन बहुत सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस में जाएंगे, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, क्वांटिटी ऑफ हीट दैट फ्लोज थ्रू यूनिट सरफेस एरिया, इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। जितना भी हीट फ्लो कर रही है एक यूनिट सरफेस एरिया में, ठीक है, जब हमारी टेम्परेचर ड्रॉप एक होती है, यानी यूनिटी होती है, उसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। क्या? वापस से, हीट फ्लो इन यूनिट सरफेस एरिया जब हमारा टेम्परेचर ड्रॉप इज़ यूनिटी।
ये किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल। ठीक है, यहाँ पे अभी अलग अलग दिया है, सिल्वर कॉपर कार्बन स्टील एल्यूमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील का। तो यहाँ पे सिल्वर का सबसे ज़्यादा होता है, नेक्स्ट इस कॉपर, उसके बाद कार्बन स्टील एंड एल्यूमिनियम स्टेनलेस स्टील का दिया है। ये वाला मत देखना, ये मैंने कट किया है। इसके बाद रेजिस्टेंस इन सीरीज की बात करेंगे तो हमारा आर की वैल्यू क्या थी? L = Km/A। ठीक है, अभी यहाँ पे हम सबका अलग अलग लेंगे, जैसे अलग अलग हमने वॉल लिया है R1 R2 एंड R3। ठीक है, ये वॉल का सेक्शन लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा रेजिस्टेंस कितना आएगा इन पूरे वॉल का? R1 के लिए L1/K1/A प्लस L2, ठीक है, प्लस L3/K3/A। अब इन सबको क्या कर देंगे अपन? प्लस कर देंगे आगे जाके, Q = Q1 + Q2 + Q3। तो यहाँ पे Q क्या था हमारा? ऊपर स्टार्टिंग में अपन तुम लोगों ने पढ़ा होगा, टेम्परेचर ड्रॉप अपॉन R। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? T/R1। यहाँ पे टोटल R1 क्या है, R क्या है? R1 + R2 + R3। तो ये हुआ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट इज़ हीट फ्लो थ्रू सिलेंडर। सिलेंड्रिकल वॉल में अभी हीट कैसे फ्लो करेगी? अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, तो अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, बाहर का कम। इसको भी आप फूरियर लॉ के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट, तो इसमें कभी भी देखना, इसमें हमारा आर एम क्या है? लॉगरिथमिक मीन रेडियस। इसकी वैल्यू है R2 - R1 / 2.303 log R2/R1। सो ये वैल्यू को तुम याद रखना। ये हम यहाँ पे अरिथमेटिक मीन नहीं निकालते, यहाँ पे हम लॉगरिथमिक मीन निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कन्वेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे कन्वेक्शन दो प्रकार से होता है, फोर्स कन्वेक्शन एंड नेचुरल कन्वेक्शन। फोर्स कन्वेक्शन क्या है? अगर हम यहाँ पे मिक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू एक्सटर्नल फोर्सेस, जैसे कि स्टीरर और एजिटेटर का यूज़ करके, उसको बोलेंगे फोर्स कन्वेक्शन। नेचुरल में क्या है? आप जैसे कि देखो, यहाँ पे दिखा है फ्लूइड्स इन नेचुरल कन्वेक्शन। हमने एक ट्यूब लिया, ठीक है, उसको हीट करना स्टार्ट किया, उसके अंदर हमारा लिक्विड था। जो भी लिक्विड ट्यूब के कंटेनर से सरफेस के कांटेक्ट में रहेगी वो जल्दी हीट होगी, और हीट होने की वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। तो डेंसिटी कम होने की वजह से वो ऊपर की तरफ फ्लो करेगी, और जिसकी भी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी लिक्विड, वो नीचे आएगी। तो ऐसा ये प्रोसेस होता जाएगा और हमारे लिक्विड की मिक्सिंग होगी। तो ये है हमारा नेचुरल कन्वेक्शन। और फोर्स में तो हमको मालूम है, एजिटेटर का यूज़ करके या तो स्टीरर का। फिल्म कोएफिशिएंट यहाँ पे एक टॉपिक है। तो फिल्म कोएफिशिएंट क्या है? हीट फ्लोइंग थ्रू यूनिट सरफेस एरिया ऑफ स्टैगनेंट फिल्म बाय यूनिटी ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड एज। हम लोग ने पढ़ा कंडक्शन में क्या? थर्मल कोएफिशिएंट, और कन्वेक्शन में है फिल्म कोएफिशिएंट। फिल्म यहाँ पे सेम, सिर्फ यहाँ पे थर्मल की जगह पे फिल्म डालना है कि टेम्परेचर फ्लो थ्रू यूनिट सरफेस एरिया ऑफ अ फिल्म स्टैगनेंट फिल्म व्हेन द टेम्परेचर इज़ बाय यूनिटी। ठीक है, यहाँ पे जैसे जैसे फिल्म का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी टेम्परेचर भी बढ़ती है। फिल्म का सरफेस जैसे जैसे बढ़ेगा, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है। अभी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिल्म कोएफिशिएंट क्या क्या है यहाँ पे दिया गया है, आप कर सकते हो। ठीक है, ये फ्लूइड इन नेचुरल कन्वेक्शन जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वही है, और ये उसका ग्राफ है। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग नेचुरल कन्वेक्शंस, ये भी पढ़ लो आप, साइज़ है एंड टाइप ऑफ वेसल है। नेक्स्ट, चेंजेस इन फ्लूइड ड्यूरिंग हीट ट्रांसफ़र। अब यहाँ पे देखो, अब कभी भी याद रखो, जब भी कभी हीट से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो यहाँ पे दो चेंजेस होता है। एक क्या होती है, हमारी जो कोल्ड लिक्विड है, ठीक है, वो बॉयल होने लगती है, और जो हमारी ऑलरेडी हॉट लिक्विड है उसका वेपर बनने लगता है। ठीक है, सो यहाँ पे हॉट लिक्विड का क्या होगा? कंडेंसिंग ऑफ वेपर। ठीक है, एंड कोल्ड लिक्विड का क्या होगा? बॉइलिंग। ठीक है, तो हॉट लिक्विड का यहाँ पे वेपर बन के उसका कंडेंसेशन करेंगे। तो यहाँ पे कंडेंसेशन दो प्रकार से होगा, फिल्म टाइप कंडेंसेशन एंड ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। तो जब भी स्टीम क्या करती है? स्टीम अपना हीट देती है। ठीक है, जब भी कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, स्टीम अपना हीट लॉस करती है एंड इज ट्रांसफर टू कोल्ड लिक्विड थ्रू मेटल वार और ट्यूब्स। अभी in heater steam is passed through tubes. When steam passes through tube, its heat is taken by the tube and steam condenses on the surface of the tube. अभी जब भी हीटर रहता है देखो, तो स्टीम उस ट्यूब से पास किया जाता है। ठीक है, और जब भी स्टीम ट्यूब से पास होगा तो वो हीट ट्यूब से लेने, वो हीट है ना, वो ट्यूब ले लेती है,
और स्टीम का कंडेंसेशन शुरू होता है। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, हम लोग ने ट्यूब के मदद से स्टीम पास किया। ठीक है, अभी स्टीम की एनर्जी, स्टीम के अंदर की जो एनर्जी थी वो हमारी ट्यूब ले लेती है। यहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप हुआ तो स्टीम हमारा कंडेंस होना शुरू होता है। अभी ये दो टाइप में कंडेंसेशन होता है, एक फिल्म टाइप, यानी एक फिल्म की कोटिंग बनाएगी हमारी स्टीम, वो मतलब ट्यूब पे ना ऐसा फिल्म के जैसा पानी की वो लेयर बनेगा, एक बाय एक लेयर बनेगा। ठीक है, और एक है ड्रॉप वाइज, यहाँ पे ड्रॉप क्या होगा, बूंद बूंद करके नीचे गिरेगी। ठीक है, यहाँ पे यही था बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट है कोल्ड लिक्विड जब बॉईल होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन हीट इज सप्लाइड टू अ लिक्विड वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, सही बात है। और जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक से इक्वल हो जाएगा तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ फीड, हीट ट्रांसफ़र का मतलब किस प्रकार से हम फीड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एक पैरेलल हीट फ्लो की मदद से करेंगे और एक काउंटर करंट हीट फ्लो। पैरेलल हीट छोटे मतलब फास्ट बता रही हूँ कि एक लेसन के जैसे ना लगे। ठीक है, लेसन बहुत बड़ा है तो आपको मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ। तो पैरेलल क्या है, पैरेलल हीट फ्लो में जब आपका हीट का डायरेक्शन और फीड का डायरेक्शन, फीड यानी जो भी आप मटेरियल पास कर रहे हो वो एक ही डायरेक्शन से पास कर रहे हो, उसको बोलेंगे पैरेलल। और जब आपका हीट ट्रांसफ़र और फीड का डायरेक्शन दो ऑपोजिट डायरेक्शन से होता है तो उसको बोलेंगे काउंटर करंट हीट फ्लो। जैसे कि हम लोग ने, जैसे कि कंटेनर था, ठीक है, कंटेनर के सेम वॉल से हम फीड भी दे रहे, ठीक है, सेम वॉल के पोजीशन से हीट भी दे रहे और फीड भी दे रहे, तो हमारा पैरेलल हुआ। और एक कंटेनर के दूसरी साइड से तुम हीट दे रहे हो और दूसरी साइड से तुम डाल रहे हो तो वो तुम्हारा काउंटर करंट हुआ। तो पैरेलल हीट फ्लो, इसमें टेम्परेचर में वेरिएशन होता है। देखो, when hot liquid and cold liquid enter from the same end, the flow is parallel to each other. This arrangement is known as parallel flow. अभी देखो ये हमारा कंटेनर है, ये डायग्राम में तुमको दिखता होगा, ये कंटेनर है। अभी देखो एक साइड से आपने हॉट लिक्विड डाला और दूसरी साइड एक ही उसी साइड से कोल्ड लिक्विड भी डाला। पहले दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे दूसरे एंड पे आया टेम्परेचर ड्रॉप दोनों में देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत कम है। ठीक है, पहले ज़्यादा था, अब दोनों में बहुत कम है, क्योंकि हॉट लिक्विड ने अपना टेम्परेचर अपना हीट कोल्ड लिक्विड में ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पे हॉट लिक्विड का पहले टेम्परेचर T1 था, उसके बाद जाके T2 हो गया कैपिटल में। छोटे वन का पहले कोल्ड लिक्विड का पहले T1 था, लेकिन जाके T1 हो गया। अभी यहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा है एंड राइट, ठीक है, राइट हैंड साइड से कंपेयर किया तो इसका मतलब क्या है, हीट ट्रांसफ़र इज़ फास्टर एट लेफ्ट हैंड। ठीक है, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कैन बी रिटर्न, यहाँ पे हम दे सकते हैं Q का वैल्यू UA इंटू डेल्टा T। ये आप वैल्यू याद रखना, हीट में आपने अपनी ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। तो U क्या है, हमारा ओवरऑल कोएफिशिएंट। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन वगैरह करके हमको ये सब मिलता है। तो यहाँ पे जो भी टेम्परेचर रहता है उसका वैल्यू क्या रहेगा, डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 अपॉन इन लॉग ऑफ T1 T2। तो इसका ऐसा निकालेंगे। और नेक्स्ट काउंटर करंट में हमारा T का वैल्यू कैसे निकलेगा, मीन में निकलेगा, डेल्टा T1 प्लस T2 अपॉन 2, ऑपोजिट डायरेक्शन सेम वैसे ही है। नेक्स्ट इज रेडिएशन। तो रेडिएशन में तुम लोगों ने पहला पढ़ा होगा 12th में, रेडिएशन एब्जॉर्प्टिविटी, उसके बाद ट्रांसमिटिविटी, ठीक है, ये पढ़ा होगा। तो ये हमारा अल्फ़ा जो दिख रहा है तुम्हारा स्टार्टिंग में, ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन अब्जॉर्ब। जो भी तुम्हारा रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ है उसके आगे वाला जो भी तुम्हारा रेडिएशन का फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हुआ है और उसके आगे वाला जो भी रेडिएशन तुम्हारा ट्रांसमिट हुआ है, इन तीनों को मिला के वैल्यू क्या आता है, 1। ठीक है, अभी यहाँ पे जो भी हमारा एब्जॉर्प्टिविटी और रिफ्लेक्टिविटी है वो नेचर ऑफ सरफेस ऑफ बॉडी डिपेंड करेगी। जब एब्जॉर्ब की वैल्यू ज़्यादा होती है रिफ्लेक्टेड से तो वो हमारी ब्लैक बॉडी होती है। ठीक है, और अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट इज़ अ गुड एमिटर। ठीक है, जो भी बॉडी एक गुड एब्जॉर्बर होती है वो गुड एमिटर भी होती है, जैसे कि ब्लैक बॉडी जितना ही एब्जॉर्ब करती है उतना ही एमिट भी करती है, और रियल बॉडी वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करती है। ठीक है, और उतना एब्जॉर्ब भी नहीं करती है जितना हमारी ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब करती है। अभी ब्लैक बॉडी क्या है,
बॉडी दैट रेडिएट्स मैक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है। नाउ रेट ऑफ रेडिएशन यहाँ पे दो लॉ से होता है, एक किरचॉफ लॉ और एक बोल्ट्जमैन लॉ। किरचॉफ लॉ क्या बोलता है कि जो एमिशन पावर है और जो हमारा एब्जॉर्प्शन पावर है, एमिसिविटी और अपॉन एब्जॉर्प्टिविटी, उसका रेशियो 1 होता है, ठीक है। और ब्लैक बॉडी के लिए ए की वैल्यू 1 सबसे हाईएस्ट होती है। उसके बाद स्टेफन बोल्ट्जमैन क्या बोलता है कि रेट ऑफ एनर्जी एमिटेड फ्रॉम ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी जो हमारा रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है, ये क्या है, टेम्परेचर का 4th पावर, ठीक है। और बी हमारा कांस्टेंट है। और ब्लैक बॉडी के लिए वैल्यू दी है 5.67 इंटू 10⁻⁻8। अभी यहाँ पे ये है हमारा ये MSc, यहाँ पे ये फॉर्मूला पढ़ लो। ग्रे बॉडी क्या होती है, बॉडी हुज एब्जॉर्बिविटी इज कांस्टेंट एट ऑल वेवलेंथ्स ऑफ रेडिएशन, ये हमारा ये ग्रे है। इक्विपमेंट्स की हम बात करेंगे। इक्विपमेंट्स में हीट एक्सचेंजर एंड हीट इंटरचेंजर। हीट एक्सचेंजर में 3 है, ट्यूबुलर, मल्टीपास एंड 2 पास फ्लोटिंग हेड। यहाँ पे फ़िलहाल मैंने सिर्फ कंस्ट्रक्शन दिखाया, वर्किंग आप ऐसे समझ के ले लो, ठीक है। तो ट्यूबुलर पास का देखो कुछ कंस्ट्रक्शन इस प्रकार है। इसका प्रिंसिपल में क्या बोलेंगे कि सिंपल पास हीट एक्सचेंजर है, यहाँ पे एक ही बार पास होता है हीट, ये हमारा मेन प्रिंसिपल है। अब देखो ये बॉडी है, यहाँ पे जो D1 D2 ये 2 डिस्ट्रीब्यूशन चेम्बर है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन चेम्बर है ना, इसका जो ढक्कन है ना, हम इसको बाहर निकाल के चेंज भी कर सकते हैं, इसको साइड कवर बोलते हैं। अभी ऊपर की तरफ एक स्टीम इनलेट है और एक वेंट है और एक हॉट फ्लूइड के लिए आउटलेट है। नीचे की तरफ देख सकते हो आप, इनलेट कोल्ड फ्लूइड का इनलेट है और कंडेंसेट का बाहर आउटलेट है। वेंट किसके लिए रहता है, जो भी गैस कंडेंस नहीं होती वो वेंट से निकलता है। अब होगा क्या, यहाँ से अंदर की तरफ हम स्टीम डालेंगे, ठीक है। अभी स्टीम की मदद से क्या होगा, हमारा ये स्टीम की जो एनर्जी है ये हमारा ट्यूब ले लेगा, ठीक है। अब स्टीम अपनी एनर्जी लॉस कर देगी, ठीक है बात। तो ये क्या हो जाएगा अभी, उसके बाद जो भी इस स्टीम से कंडेंसेट निकलेगा वो नीचे की तरफ निकलेगा। अब यहाँ पे नीचे से हम कोल्ड फ्लूइड डालेंगे। अब हमारा ये ट्यूब ऑलरेडी हीटेड हो गया, ठीक है, अंदर के जो ट्यूब थे। अब ये अपना ट्यूब अपनी हीट एनर्जी कोल्ड फ्लूइड में ट्रांसफ़र कर देगी और हमारी कोल्ड फ्लूइड हीट हो जाएगी और ये आउटलेट के थ्रू हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ गए, इतना ही था इसमें। नेक्स्ट मल्टीपास हीटर का सेटअप बिल्कुल ट्यूबुलर हीटर की तरफ होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स होते हैं, बहुत सारे चेम्बर्स होते हैं इसके अंदर। तो ये इसका टॉप व्यू है और इसका फ्रंट व्यू है, ठीक है। अभी फ्रंट व्यू देखते हैं। फ्रंट व्यू में तो ये चैनल है HB और ये चैनल है IGCA, ठीक है। ये फ्रंट व्यू, नीचे से हम कोल्ड फ्लूइड डाल रहे हैं, ऊपर से हॉट फ्लूइड डाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो पहले क्या होगा, हॉट फ्लूइड डाला, ठीक है, हमारा ट्यूब हीट हो गया, सेम वही ट्यूबुलर के जैसा। अब हमारा कोल्ड फ्लूइड ए चैम्बर से ट्रैवल करेगा, ए चैम्बर से जाएगा बी चैम्बर से, बी चैम्बर से सी से H, H से G से I, ऐसा ट्रांसफ़र होगा, ठीक है हमारा। तो यहाँ इसका नाम ही है मल्टीपास, क्योंकि यहाँ पे एक स्टीम बार बार पास होती है, इसलिए इसका नाम मल्टीपास है। तो यहाँ पे ग्रेट अमाउंट ऑफ स्टीम एनर्जी कैन बी मेड, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वर्किंग वगैरह सब ले लो, मैंने तो इतना ही समझ के लिया। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लोटिंग हेड टू पासर। इसके नाम में देखो, इसका ये जो इसका जो कवर है ना, साइड कवर एक साइड का, वो ट्यूब से कनेक्टेड नहीं रहता, यानी एक साइड ऑफ ट्यूब इज़ नॉट कनेक्टेड टू द चैम्बर, इसलिए इसको फ्लोटिंग हेड भी बोला जाता है। बाकी इसका वर्किंग वगैरह बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पे एक पार्टीशन बनाया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको 2 पास भी बोला है। यहाँ पे क्या होता है, सेम देखो हमारा एरो देखा है, गया और हॉट लिक्विड ऊपर वाले चेम्बर में आ जाता है और इससे कलेक्ट हो जाता है। कोल्ड वाली फ्लूइड नीचे वाली चेम्बर से एंटर करती है और ऊपर से बाहर जाती है हॉट बन के, हॉट। इसके बाद यहाँ में मैंने एक टॉपिक स्किप कर दिया था, ओवरऑल हीट कोएफिशिएंट का। सो यहाँ पे ओवरऑल हीट कोएफिशिएंट में 3 रेजिस्टेंस काम करते हैं। हॉट फ्लूइड के लिए ये रेजिस्टेंस दिया गया है, मेटल वॉल के लिए देखो रेजिस्टेंस दिया है वो L है, L/Km/AM, और कोल्ड फ्लूइड के लिए 1/H2/A2। पूरा रेट का हमारा फॉर्मूला है नहीं क्या,
टेम्परेचर ड्रॉप अपॉन आर, तो यहाँ पे R1 R2 एंड R3 प्लस करेंगे और हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक लास्ट में हमको फॉर्मूला मिलता है Q इक्वल टू AU डेल्टा T। U क्या है हमारा यहाँ पे जो भी है न्यू, इसको हम बोलेंगे ओवरऑल कोएफिशिएंट। नेक्स्ट हीट इंटरचेंजर में बैफल्स आता है, लिक्विड टू लिक्विड इंटरचेंजर, एंड आता है हमारा डबल पाइप इंटरचेंजर एंड फाइन ट्यूब्स। तो यहाँ पे हीट इंटरचेंजर में बैफल्स क्या होता है? बैफल देखो सर्कुलर डिस्क होता है, उसके अंदर ना होल्स होते हैं, परफोरेटेड रहते हैं, ताकि उसके अंदर से अपन ट्यूब डाल सके, और वो ट्यूब में फिट किया जाता है, उसी के थ्रू ट्यूब फिट किया जाता है। अभी उससे होता है क्या है, हमारी वेलोसिटी बढ़ जाती है टेम्परेचर की, क्योंकि वो होल से जब भी पास होगा तो जितने छोटे छोटे होल्स में पास करते हैं उतनी ही वेलोसिटी बढ़ती है। Place outside the tube, this increases the velocity of liquid which creates more turbulence, so increase the heat transfer coefficient। अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं लिक्विड टू लिक्विड इंटरचेंजर। अब ये डायग्राम देख सकते हो यहाँ पे, इसका डायग्राम आप देख के ले लो। डायग्राम में इससे ही आप सब कुछ समझ सकते हो वर्किंग, आप अच्छे से सिर्फ डायग्राम करके ले लो, ठीक है। इसलिए मैंने इसका ज़्यादा वर्किंग वगैरह लिखा नहीं है। ये डायग्राम आगे से यहाँ पे देखो चेम्बर, आगे वाले में से ऊपर इनलेट से कोल्ड फ्लूइड अंडर होती है, वो जाती है ये ट्यूब से पास, ट्यूब से हीट होती है और हॉट लिक्विड बाहर की तरफ आती है। और ये जो बीच बीच में है ट्यूब्स में, मैंने बीच में क्रॉस सेक्शन बनाया है, ये हमारा बैफल्स है, और यहाँ से हॉट एयर अंदर एंटर करती है, हॉट लिक्विड, ठीक है। और यहाँ ये लास्ट हमारा आउटलेट है, आप वर्किंग पढ़ लो। नेक्स्ट डबल हीट इंटरचेंजर क्या है? डबल पाइप हीट इंटरचेंजर क्या है? यहाँ पे पाइप में आप लगाए रहते हैं, बाहर से एक और एक्स्ट्रा ट्यूब लगाए रहते हैं, तो जो एक्स्ट्रा ट्यूब है वहाँ से हॉट लिक्विड जाती है, और जो ऐसा राउंड यू ट्यूब जैसा है पाइप, उसमें से जाती है कोल्ड लिक्विड। अब जो एक्स्ट्रा पाइप है उसमें रहता है हॉट फ्लूइड, वो हीट हो जाती है और अपना हीट ट्रांसफ़र करती है कोल्ड लिक्विड में, और इससे वो हीट अप हो जाती है। नेक्स्ट इज़ फाइन ट्यूब। तो फाइन ट्यूब हमारा देखो, ये अलग अलग ट्यूब से फाइन ट्यूब, ये इससे हम क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ जाती है तो हीट ट्रांसफ़र भी बढ़ जाता है। इतना ही था। ये स्टीम का पढ़ लो आप। सेंसिबल हीट क्या है, लैटेंट हीट क्या है, और सैचुरेटेड। तो सेंसिबल क्या है, जितना भी स्टीम हमको चाहिए 1 किलो पानी का टेम्परेचर 0 से 100 तक बढ़ाने के लिए, उसको बोलते हैं सेंसिबल। लैटेंट हीट जैसे वेपराइजेशन का है, जितना भी हीट चाहिए हमको 1 किलो बॉइलिंग लिक्विड को 1 किलो वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, इसको बोलेंगे लैटेंट हीट। इसके बाद नेक्स्ट है वेट स्टीम। क्या है वेट स्टीम? किसको बोलेंगे? स्टीम जिसमें लिक्विड वाटर इज़ प्रेजेंट एट डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। उसके बाद सैचुरेटेड स्टीम किसको बोलेंगे? स्टीम जो भी प्रेजेंट होता है एट टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद ड्राई सैचुरेटेड स्टीम क्या है? स्टीम जो मैक्स अमाउंट ऑफ वेपर कंटेन करती है। ड्राई स्टीम क्या है? जिसमें वाटर कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, उसको ड्राई स्टीम बोलेंगे। टोटल हीट ऑफ स्टीम और एंथैल्पी, इसका फॉर्मूला देख लो। हीट ऑफ स्टीम इक्वल टू लैटेंट हीट प्लस सेंसिबल हीट। तो हीट ऑफ स्टीम HH लेंगे और लैटेंट हीट L प्लस H। नेक्स्ट सुपर हीटेड स्टीम क्या होती है? स्टीम जिसको हीट करते हैं इवन आफ्टर कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर। वाटर इनटू वेपर का कन्वर्जन हो गया तभी भी हम हीट कर रहे हैं, उसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड हीट। नेक्स्ट सेंसिबल स्टीम टेबल, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम क्या है ये देख लो, ठीक है। सो एंड होता है हमारा। इस चैप्टर में मेरे को जितना इंपॉर्टेंट लगा यही था ये सब। वैसे तो चैप्टर इज़ वेरी लेंदी, यू कैन प्रेफर दिस पॉइंट्स, ठीक है।